हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है इस सेशन में। तो आप लोग जल्दी जल्दी से जुड़ जाइए। आज का जो हम लोग प्रैक्टिस सेट लगाने वाले हैं 11 नंबर का प्रैक्टिस सेट है। तो जिनको पता नहीं है कि हम लोग किस सब्जेक्ट का प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं उनको मैं बता दूं कि आरपीएफ कांस्टेबल का हम लोग डेली सेट लगाते हैं। अगर आप लोगों को पता नहीं है तो आप लोग जान जाइए। और इसका जो पहले का प्रैक्टिस सेट हो चुका है तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिएगा इस चैनल पर, तो आप लोग को मिल जाएगा। तो चलिए आप लोग बताइएगा क्या ऑडियो वीडियो सब क्लियर है। उसके बाद हम लोग इस सेशन को स्टार्ट करेंगे। तो चलिए हम लोग इस सेशन को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो पहला क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा। कर रहा है, भारत के संविधान के 10 में प्रावधान है कि किसी नागरिक के स्थान और नागरिक के साथ नस्ल, धर्म, जाति, जन्म का स्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है। तो ये किस आर्टिकल में वर्णित किया गया है कि आप लोग किसी भी व्यक्ति को मूल, धर्म, जाति, लिंग और जन्म के स्थान पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं। तो ये आर्टिकल 15 में कहा गया है। तो ये बात को आप लोग याद रखिएगा। आर्टिकल 15 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, इसका हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। तो देखिए आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30 आप लोग को याद रखना है। ये जो आर्टिकल है ये केवल भारतीयों को प्राप्त है। ये आर्टिकल जो है विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। तो ये बात भी आप लोग को याद रखना है। ये आर्टिकल को आप लोग याद रखना है। और जो इसके बाद अतिरिक्त जो आर्टिकल बचता है भाग 3 में, जो इसके बाद जो अतिरिक्त आर्टिकल बचता है वो भारतीय प्लस विदेशी सबको वो लागू होता है। तो ये बात भी आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद आर्टिकल आप लोग 16 देखिएगा, समानता का अधिकार, समानता अवसर, समानता जो अवसर है किस किस में, रोजगार में समानता एवं नियुक्ति में समानता। तो ये आप लोग को याद रखना है। तो आर्टिकल जो 16 में है ये समानता का अवसर का बात करता है। तो आप लोग ये बात भी याद रखिएगा। आर्टिकल 17 में देखिएगा, अस्पृश्यता का अंत यानी छुआछूत का अंत। तो आर्टिकल 17 में जो कहता है छुआछूत का अंत, तो आप लोग छुआछूत नहीं कर सकते हैं किसी व्यक्ति को। तो ये बातें आर्टिकल 17 में लिखा गया है। और आर्टिकल 19 में आप लोग जानते हैं राइट टू फ्रीडम यानी स्वतंत्रता का अधिकार। तो आप लोग इसे भी याद रखिएगा। 6 प्रकार का स्वतंत्रता है। तो आप लोग ये से भी याद रखिएगा। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा। कह रहा है, अगला क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िएगा। कर रहा है, भारतीय संविधान के अंतर्गत अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण डैश के अंतर्गत निहित है। तो आप लोग को बतलाना है अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण कौन सा आर्टिकल करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यानी अनुच्छेद जो 29 है ये अल्पसंख्यक जो जाति है, मतलब जो बहुत कम जाति के लोग हैं उनके संरक्षण की बात करता है आर्टिकल 29। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा, आर्टिकल 32 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िएगा। निम्नलिखित में से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में व्यक्तिगत स्वामित्व वाले उत्पादन के कारक हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वाले में, पूंजीवादी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग बताइएगा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हमारे जो देश का अर्थव्यवस्था है ये मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो ये बात भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कर निम्नलिखित में से किसे क्या सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत इकाई नहीं है। तो आप लोग बताना है निम्नलिखित में से क्या सार्वजनिक क्षेत्र की एक इकाई नहीं है। तो इनमें से कौन सा जो है सार्वजनिक क्षेत्र का इकाई नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग बताइएगा आईसीआईसीआई जो है ये सार्वजनिक क्षेत्र का इकाई नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये बात भी आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। उससे पहले हम लोग इसका व्याख्या देख लेते हैं। कर रहा है, यह भारत का तीसरा सबसे बड़ा बैंक है कौन। तो आईसीआईसीआई बैंक के बारे में बात कर रहा है। तो आप लोग देखिएगा, पहला जो है HDFC हो जाएगा और दूसरा पहुंच जाएगा SBI। तो ये बात भी आप लोग याद रखिएगा। और आईसीआईसीआई बैंक का जो है स्थापना जो हुआ था 1994 में हुआ था और इसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है। तो ये बात भी आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आप लोग इसका फुल फॉर्म भी याद रख सकते हैं। NTPC का फुल फॉर्म, BCCL का फुल फॉर्म और BHEL का फुल फॉर्म। तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा अपने नोटबुक में। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा, भारतीय अर्थव्यवस्था को सबसे उचित रूप से डैश अर्थव्यवस्था के रूप में वर्णित किया गया है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था बतलाना है आप लोग को कैसी अर्थव्यवस्था है। तो आप लोग बताइएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था है। यहाँ पर पूंजीवादी और निजी दोनों अर्थव्यवस्था चलती है। तो उसी को दोनों को मिला देते हैं तो हमारे यहाँ मिश्रित अर्थव्यवस्था हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बताइएगा आप लोग। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है तेल उत्पादक में वृद्धि का क्या कारण है। तो तेल उत्पादन में जो वृद्धि का कारण क्या है तो आप लोग को बतलाना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा पीली क्रांति। जो तेल उत्पादक से संबंधित है, मतलब तेल उत्पादक में वृद्धि लाना था, 21 क्रांति के
थीम था, तो ये आप लोग बताइएगा। पीली क्रांति के तहत हम लोगों ने तेल में वृद्धि का संकल्प लिया था। तो आप लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बताइएगा, पीली क्रांति। तो आप लोग देख सकते हैं श्वेत क्रांति जो है, आप लोग देख सकते हैं श्वेत क्रांति दूध से रिलेटेड है, यानी इस दूध से रिलेटेड जो है ये श्वेत क्रांति हो जाएगा। ऑपरेशन फ्लड इसका आप लोग याद रखिएगा, ऑपरेशन फ्लड जो है ये दूध से रिलेटेड है। और श्वेत क्रांति का जनक जो माना जाता है बर्गेस कुरियर को, आप लोग ये इसे भी याद रखिएगा। श्वेत क्रांति का जनक कौन है? तो बर्गीज कुरियर आप लोग याद रखिएगा। और आप लोग याद रखिएगा हरित क्रांति के जनक भारत में किसे माना जाता है? हरित क्रांति के जनक भारत में माना जाता है एम एस स्वामीनाथन को। ये बात भी आप लोग याद रखिएगा। और वर्ल्ड में नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है, नॉर्मन बोरलॉग को वर्ल्ड में हरित क्रांति के जनक, और भारत में एम एस स्वामीनाथन को माना जाता है। तो ये सब आप लोग को पॉइंट जो है ये आप लोग याद रखिएगा। और भूरी क्रांति जो है ये उर्वरक से संबंधित है, तो आप लोग ये बात भी याद रखिएगा। तो जितना मैं पॉइंट आप लोग को बतला रहा हूँ उस सभी पॉइंट को आप लोग को नोट डाउन कर लेना है। तो चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं और 3 क्रांति दिया है, तो कौन सा क्रांति किससे संबंधित है? तो देखिए काली क्रांति जो है पेट्रोलियम से संबंधित है, नीली क्रांति मछली से, और गुलाबी क्रांति जो है ये प्याज या झींगा मछली से संबंधित है। तो आप लोग ये पॉइंट भी याद कर लीजिएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कर रहा है, भारत के इनमें से किस शहर में प्रतिवर्ष होली के दिन प्रसिद्ध हाथी उत्सव मनाया जाता है? तो आप लोग को बतलाना है होली के दिन हाथी उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? जो मार्च महीने मनाया जाता है, तो ये जयपुर में मनाया जाता है, राजस्थान के जयपुर में मनाया जाता है। तो ये क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा। जयपुर को हम लोग गुलाबी सिटी भी कहते हैं, यानी गुलाबी नगरी भी कहते हैं। तो ये बात भी आप लोग याद रखिए। जयपुर जो है राजस्थान का कैपिटल है, यानी राजधानी है राजस्थान का। तो ये बात भी आप लोग याद रखिएगा। इसका पॉइंट भी देख लीजिए, कह रहा है जॉन विल मेला जो है असम में मनाया जाता है। और केंडुली उत्सव जो है, केंडुली उत्सव पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। उगादी उत्सव जो है दक्षिण भारत का प्रमुख उत्सव है। तो उगादी जो उत्सव है ये आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना में मनाया जाता है। और आप लोग याद रखिएगा तारपा जो उत्सव है ये दादर नगर हवेली एवं दमन द्वीप में मनाया जाता है। और भगोरिया उत्सव जो है ये मध्य प्रदेश में मनाया जाता है भील जनजाति के द्वारा। ये सब आप लोग को बात को याद रखना है। उसके बाद देखिएगा ममलपुरम जो है ये तमिलनाडु में मनाया जाता है। तो ये बात भी याद रखिएगा। ममलपुरम जो त्यौहार है ये तमिलनाडु का त्यौहार है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। मिकी उत्सव जो है मीफी उत्सव जो है यह असम तथा अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। तो ये बात भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, कर है हिमाचल प्रदेश के इनमें से किस लोकप्रिय लोक नृत्य प्रस्तुत के अंत में देवी देवताओं को समर्पण की भावना से नर्तकियों द्वारा यज्ञ किया जाता है? तो आप लोग बतलाइएगा। तो ये हो जाएगा नाट्य, यानी ऑप्शन नंबर जो सी है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जाट जाति निम्न में से किस राज्य का अत्यधिक लोकप्रिय लोक नृत्य है? तो जाट जाटिन आप लोग को बतलाना है। तो जाट जाटिन जो नृत्य है ये बिहार का हो जाएगा, तो आप लोग याद रखिएगा बिहार का जो हो जाएगा जाट जाटिन नृत्य हो जाएगा। और असम का जो नृत्य हो जाएगा बिहू बिछुआ नटपूजा महारस और नागा नृत्य। तो ये सब आप लोग को याद रखिएगा असम का है। और जो खेल आप लोग याद रखिए खेल शास्त्रीय नृत्य और खेल जो है और शास्त्रीय नृत्य और गोपाल और कानोई जो है ये सब जो है ये असम का नृत्य है। तो आप लोग याद रखिएगा। और छत्तीसगढ़ का आप लोग याद रखिएगा गौर मरिया और पंथी और राउत नाच है जो, और पंडवाड़ी है और बेड़ामती है और कपालिका जो है ये सब जो है छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य है। तो आप लोग इसे भी याद रखिएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। और मध्य प्रदेश के आप लोग ये नृत्य याद रखिएगा, जवारा मटकी ये सब जो नृत्य है ये मध्य प्रदेश के नृत्य है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र का प्रख्यात उत्सव नृत्य है? तो आप लोग को बतलाना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा अभी हम लोगों ने देखा है जवार जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 11 पढ़िएगा, कर है रेचुंगमा जो है घाटों के कीटोक और ची रमू डैश की नृत्य शैलियाँ हैं। तो आप लोग को बतलाना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम का। ये सब जो नृत्य दिया गया है ये 2 नृत्य दिया गया है, रेचुंगमा और घाटो किटो और ची रमू ये सब जो है सिक्किम का नृत्य है। तो ये आप लोग याद रखिएगा।
तो सिक्किम का जो है ये 22वां राज्य का दर्जा दिया गया था, तो आप लोग ये बात भी याद रखिएगा। और इसका गठन जो हुआ था 26वां संविधान संशोधन 1975 के तहत हुआ था, तो ये बात भी आप लोग याद रखिएगा। और मणिपुर का ये आप लोग याद रखिएगा, नृत्य का नाम थांगटा लाई, हरिना नृत्य और राखल और बसंत राय, ये सब जो नृत्य है ये मणिपुर का नृत्य है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। अगला है आप लोग को गोवा का देख सकते हैं। तो गोवा का जो 25वां राज्य का दर्जा दिया गया था, और आप लोग ये याद रखिएगा 56वां संविधान संशोधन 1987 के तहत इसको 25वां राज्य का दर्जा दिया गया था, तो ये आप लोगों को याद रखना है। और दक्कनी खोल और झागोर ये सब जो है यहाँ का लोक नृत्य है, तो आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, कर है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है अपराधों के लिए दोषसिद्ध के संबंध में संरक्षण से संबंधित है। तो आप लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर बतलाइएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल जो 20 होगा, ये दोषसिद्ध के संरक्षण, दोषसिद्ध से संरक्षण देता है, तो ये बात आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कर है भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद जो है शोषण के विरुद्ध जो है अधिकार से संबंधित है। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार किसमें वर्णित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग क्या बतलाइएगा, शोषण के विरुद्ध अधिकार जो हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग बतलाइएगा आर्टिकल जो 23 से 24 है, 23 एंड 24 जो है ये शोषण के विरुद्ध अधिकार है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बतलाइएगा आप लोग। और आर्टिकल जो है आप लोग 25 से 28 आप लोग याद रखिएगा, ये धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, तो ये बात भी याद रखिएगा। तो चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। और जो है आर्टिकल जो है 19 से 22 तक ये है स्वतंत्रता का अधिकार, तो ये बात भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान में 44वें संविधान संशोधन के परिणाम स्वरूप क्या किया गया था। तो आप सभी को मैं बतलाया हूँ पीछे के क्लास में, इस प्रैक्टिस सेट में ना है, अगला कोई क्लास ले रहा था, मैं शायद SSC GD का क्लास ले रहा था, तो उसमें बतलाया था कि संपत्ति का अधिकार को जो है ये कानूनी अधिकार बना दिया गया था 44वें संविधान संशोधन द्वारा। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए लगा दीजिएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए संपत्ति का अधिकार जो है इसको जो है वैधानिक अधिकार या विधि का अधिकार कब बनाया गया था। तो 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत बनाया गया था, तो ये बात आप लोग याद रखिएगा। और आर्टिकल 300 के क में जोड़ा गया था, ये बात भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला है, माना जाता है कि गौतम बुद्ध ने, जिसे सिद्धार्थ के नाम से भी जाना जाता है, अंतिम ज्ञान प्राप्त के लिए बोध गया जाने से पहले 6 साल तक 10 स्थान पर शुद्ध चित्त से ध्यान किया था। तो आप लोग को बताना है कहाँ वो स्थान शुद्ध चित्त ध्यान किया था, किस स्थान पर। तो आप लोग बतलाइएगा प्राग बोध इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा प्राग बोध। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर आप लोग को पॉइंट दिया है 4 बोध संगति हुआ था, तो चारों बोध संगति को आप लोग को याद रखना है। चारों बोध संगति हरदम एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप लोग इसे याद रखिएगा। देखिए पहला जो बोध संगति हुआ था राजगीर में हुआ था, और शासनकाल जो था ये अजातशत्रु का था, और महाकश्यप अध्यक्ष थे, तो ये बात आप लोग को याद रखिएगा। महाकश्यप अध्यक्ष हो जाएंगे, और उस समय किसके शासनकाल चल रहा था, तो अजातशत्रु, इसे याद रखिएगा। तो आप लोग चारों को याद रख लीजिएगा। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नहीं तो आप लोग वीडियो को रोककर इसको अपने नोटबुक में नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। चलिए हम लोग इसको स्किप करते हैं, आप लोग याद जरूर कर लीजिएगा। तो अगला क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन में 16 कर है, इनमें से कौन सा शब्द जो है सामान्यतः एक बौद्ध मठ को संदर्भित करता है कि जिसमें बौद्ध भिक्षु रहते हैं। तो बौद्ध भिक्षु कहाँ रहते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग को बतलाना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर तो आप सभी को पता होगा, लेकिन आप लोगों को क्या करना है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बतलाना है। तो आई होप कि आज का जो प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस सेट नंबर 11 का जितना भी क्वेश्चन था, आप लोगों को पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर कोई आप लोगों को क्वेश्चन में डाउट रहता है, तो आप लोग हमसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स के माध्यम से, हमसे कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। तो आई होप कि आप लोगों को पूरा सेशन समझ में आ गया होगा। जो नया स्टूडेंट है और इससे पहले का प्रैक्टिस सेट नहीं लगाए हैं, जो RPF कांस्टेबल एंड SI की प्रैक्टिस सेट चल रहा है, इसका नहीं लगाए हैं, तो आप लोग जाइए इस चैनल का प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर RPF का फोल्डर होगा, वहाँ पर आप लोग जाकर देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, यानी प्रैक्टिस सेट नंबर 12 में मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी से विदा लेते हैं। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।